नाजरीन, प्रोग्राम वकील साहब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आमिर अहसन। नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के साथ स्टेज शेयर करते हुए कहा कि इंसाफ तक रसाई इतनी ही ज़रूरी है, बल्कि इंसाफ तक आसानी से रसाई उतनी ही अहम है जितना कि कारोबार करने में आसानी होती है और ज़िंदगी गुजारने में आसानी होती है। ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी मुआशरे के लिए अदालती निज़ाम तक रसाई जितनी अहम है, इंसाफ की फराहमी भी उतनी ही अहम है। जाहिर है, अदालती ढांचे का भी इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ई कोर्ट्स मिशन के तहत मुल्क में वर्चुअल कोर्ट्स का आगाज़ किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जैसे जराइम के लिए 24 घंटे अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। ये बड़ी अच्छी खबर है। लोगों की सहूलत के लिए अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अलगर्ज हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों में मगन है और अदालतें चीज़ों को बेहतर करने और लोगों के लिए आसानियां फराहम करने में मसरूफ़ है। जाहिर है कि 125 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में अगर अदलिया का निज़ाम बेहतर नहीं होगा तो लोगों का जमहूरियत से यकीन ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक अगर किसी कोने में किसी के साथ ज़र्रा बराबर भी नाइंसाफ़ी होती है तो इस बात की उम्मीद ज़रूर करता है कि कोई उसे इंसाफ दे या न दे, अदालत उसे ज़रूर इंसाफ देगी और इंसाफ के इस मंदिर से खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। लेकिन इन सब हकीकत के बावजूद एक हकीकत ये भी है कि अदालत तक रसाई सभी को हासिल नहीं हो पाती और जिन्हें अदालत तक रसाई होती है वो अपनी तमाम जमा पूंजी इसमें खर्च कर देते हैं और इन कोशिशों में अगर उसे कामयाबी मिल भी जाती है तो भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तब तक वो अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं। यही वजह है कि अदालतें इस बात पर जोर देती हैं कि अगर कोर्ट के बाहर मामले का निपटारा हो जाए और इंसाफ के साथ समझौता हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज के वकील साहब प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों पर खासकर तवज्जो देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेंगे कि अदालत के बाहर कैसे मामलों का निपटारा हो सकता है और किस तरह के मामलों का निपटारा होगा अदालत के बाहर, अदालत का क्या रुख होगा। और इस बीच में जैसे कि इसके अलावा भी कोई नागुफ्ता बे हालात आ जाए तो जाहिर है कि उसके लिए इंसाफ का कटघरा मौजूद है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अदालत तक पहुंचने, उसकी कार्रवाई, उसमें बहुत एक लंबा प्रोसेस है। उससे पहले अगर मामले का निपटारा इंसाफ के साथ हो जाता है तो हम सभी के लिए बेहतर है। हमारे साथ आर्बिट्री लॉयर अश्विनी दुबे जी मौजूद हैं जो आपके सभी मसाइल का हल देंगे। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है वकील साहब में। नाज़रीन, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इस पर कॉल कीजिए, वकील साहब से बात कीजिए, जो भी आपके मसाइल हैं उसका हल तलाश कीजिए। वकील साहब, सबसे पहले चूंकि नाज़रीन की तरफ से ढेर सारे सवालात लेकर के मैं आया हूं, ये आर्बिट्रेशन है क्या और आर्बिट्रेशन में किस तरह के मामले आते हैं, इसका काम किस तरह से होता है? देखिए, आर्बिट्रेशन जब दो पार्टीज के बीच में किसी ट्रेड को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर या कोई और विवाद के समाधान के लिए प्रमुख तौर पर कोई एग्रीमेंट में ये कहा जाता है कि हम आपस में अपने विवाद का निपटारा जो है आर्बिट्रेशन के माध्यम से करेंगे, मध्यस्थता के माध्यम से करेंगे और हम दोनों या तो आपसी सहमति से मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर बनवाएंगे और या हम अदालती प्रक्रिया में अदालत को कहेंगे इसमें मध्यस्थ बना। तो टाइम बाउंड माइनर में दो ग्रुप्स के बीच में, दो कंपनीज के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में किसी मसले को लेकर, किसी ट्रेड को लेकर अगर आपस में विवाद पैदा होता है और वहां पर स्पेसिफिकली दोनों एग्रीमेंट करते समय इस बात के लिए एग्री करते हैं कि हम दोनों आपस में अपने विवाद का निपटारा मध्यस्थता से करेंगे, आर्बिट्रेशन से करेंगे, तो वो जो है काम करता है, वो अदालत के बाहर की प्रक्रिया के मुताबिक उसको समाधान करने के लिए। दूसरा, अदालत के बाहर जरूर वो फैसला होता है, लेकिन कायदे से अगर हम देखें तो उसकी एप्लीकेबिलिटी उसी तरह से होती है जैसे अदालत के डिक्री की होती है। ओके, जैसा कि आज पीएम मोदी ने कहा कि इंसाफ सभी के लिए हो और आसानी से हो, अदालत तक इंसाफ तक रसाई जो है, पहुंच जो है बहुत आसानी हो, तो इंसाफ सभी के लिए हो और अदालत के बाहर इसका निपटारा भी हो, इसमें आर्बिट्रेशन का रोल क्या हो सकता है? देखिए, इसलिए जरूरी है, वो अदालतें बहुत ओवरबर्डन्ड हैं, अदालतों के पास बहुत काम है और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी देश का, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
इसलिए जो आर्बिट्रेशन है एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें पक्षकार किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के माध्यम से न्यायालय का सहारा लिए बिना अपने विवाद का निपटारा करते हैं। यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिस्प्यूट होने की स्थिति में जो उस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है वो दोनों पक्षों को सुनता है और सुनने के पश्चात जो है मसले का निर्णय करता है। जैसे पहले जमाने में पंच या पंचायत जैसे संदर्भ होते थे, अब जो है आर्बिट्रेशन हो गया है। यानी विवाद जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट का निपटारा अदालत के बाहर आर्बिट्रेशन के द्वारा आर्बिट्रेटर को लेकर के किया। जैसे व्यापार का क्षेत्र हो गया, कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई, कोई पेटेंट मामला हो गया, कोई किसी आपस में ट्रेड को लेकर के कोई डिस्प्यूट हुआ, बैंकिंग का मामला हो गया, इंश्योरेंस का मामला हो गया, ये सब बातें जो है आर्बिट्रेशन के माध्यम से डिसाइड होती हैं। दूसरा, ये न्यायालय के मामले में कम महंगा होता है और ये सरल होता है, फास्ट होता है। 1 साल के अंदर उसका निपटारा करना होता है और ज्यादा से ज्यादा अगर समय मिलता भी है तो अगले 6 महीने का मिलता है। तो यानी दोनों पक्षकार समय से भी बचते हैं, समय के टाइम बाउंड मैनर में निपटारा होता है और वो एक प्रक्रिया होती है जहां जाकर के आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से वकील साहब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन कश्मीर से एक कॉलर हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो हेलो जी, सवाल पूछिए वकील साहब से। जी, मेरे हस्बैंड जो थे उसने बाकर दूसरी शादी की है। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चों को मेरे पास छोड़ा है। फिर वो दूसरी लड़की के साथ भाग गया। फिर वो क्या बोलते हैं उसको डिवोर्स एक किस्म का जबान से बोल दिया है उसने। अब वो जो 16 साल के बाद उसकी डेथ हो गई, जो भी उसका पेंशन है वो मेरे नाम पर है, नॉमिनी मैं हूँ, बच्चे भी मेरे पास है। अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मैंने हाई कोर्ट में इसके लिए कुछ किया है। ओके, दूसरी बीवी से कोई औलाद थी, बच्चा था? अब दूसरी बीवी को अब उसको भी 3 बच्चे हैं, मेरे को 4 बच्चे हैं। ओके, तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो पेंशन मिल रहा है उसमें हिस्सेदारी किसकी होगी? जी जी जी। ओके वकील साहब, जैसा कि आपने सवाल सुना, निश्चित तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका। देखिए, 2 बातें होती हैं कि ये दूसरी शादी करना पर्सनल लॉ के मुताबिक खासतौर से मुस्लिम्स में अलाउड है। तो अगर वहां पर पर्सनल लॉ के मुताबिक अलाउड है तो जो पेंशन की भी बात जैसे आती है तो पेंशन का भी बंटवारा जो है उसी प्रोपोर्शन के मुताबिक होगा। लेकिन इसके पहले जरूरी है कि अगर इनको नॉमिनी उसमें घोषित करके वो गए हैं और वो बाद में भी अगर ऐसी कोई बात आई है या तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है वहां पर, तब तो इन्हीं का नाम चलता रहेगा। लेकिन लीगली अगर हम देखें तो लीगली पेंशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर शादी वैध है, अगर शादी अवैध है तो निश्चित तौर पर उसमें पेंशन जो है इन्हीं को मिलेगा। अब ये अदालत में ऑलरेडी चली गई है तो अब अदालती प्रक्रिया के मुताबिक ही उसका डिसीजन होगा। बिल्कुल, यकीनन इस तरह के मसाइल बहुत ही पेचीदा होते हैं और जो भी है लीगली इसके बारे में जो है तो वकील साहब इसके लिए जो है जाहिर है कि निपटारा तो ऐसे भी हो सकता है, आपस में बातचीत करके हल किया जा सकता है। खैर, इसके बारे में मैं और भी डिटेल पूछूंगा। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जुड़े हुए। हेलो हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अलीगढ़ से रशीदा बेगम बात कर रही हूँ। जी, पूछिए सवाल। मेरा भाई मेरे साथ रहता था, मैंने उसकी शादी कर दी। 2016 में उसकी कैंसर से डेथ हो गई। तो उसके जो प्रॉपर्टी है उसकी बीवी रह रही है, कब्जा किए हुए हैं। तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से वो अपना हिस्सा ले सकती। और हम 3 बहनें हैं, उसकी सगी बहनें, हमने मुकदमा किया था। लेकिन एक जज साहिबा आई और उन्होंने हमें तो सुना नहीं और इनके फेवर में उन्होंने कह दिया, जबकि ये जमीन जो है ये वैसी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है। ये हमने मालूमात अच्छी तरह कर लिए, कागज अब निकलवाएंगे बाद में। तो प्लीज बताइए, हम 3 बहनों का सगी बहनें हैं, उसकी हिस्सा मिलेगा या नहीं? हम ये कहते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि अदालत बात फैसला कर ले, तो हम ये कह रहे हैं कि आप अपना हिस्सा ले लें, हम मना नहीं कर रहे। देखिए, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, रीडर पोस्ट से रिटायर हूँ, मुझे पेंशन मिलती है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इनको 5-10 हज़ार रुपये महीना देती रहूंगी और ये हिस्से के पैसे भी ले लें। आपकी क्या राय है?
देखिए, राय तो दे दें। इसमें राय तो प्रॉपर्टी में अदालत बहनों देगी का आपको। हिस्सा मैडम, आप खुद ही टीचर हैं, टीचर रही हैं, तो राय इसमें अदालत देगी। ये अदालती प्रक्रिया का मामला है। परंतु एक बात ये है कि जैसे मान लीजिए संपत्ति में आपके ब्रदर की अगर वो खुद की अर्जित संपत्ति है तो आपको वो चाहे तो उन्होंने नहीं भी दिया है तो उसमें आपका हक नहीं होगा। लेकिन आपकी पैतृक संपत्ति है तो वो आपका मुस्लिम लॉ के मुताबिक जो शेयर होगा वो होगा। उसके लिए बेहतर है कि आप उसमें करें। लेकिन ये अगर ये कहना कि जैसे पैसा दे देते हैं वो आपको दे दे, तो मैं समझता हूँ कि ये लीगली तो ठीक नहीं होगा। बाकी आपस में आप लोगों के बीच में कोई इस तरह की सहमति बन जाए या इस तरह का कोई आप लोग एग्री कर जाए एक विषय के लिए, तो निश्चित तौर पर इसका फैसला हो सकता है। परंतु एक बात ये होगी कि आप किसी लोकल लॉयर से इस मसले पर समझ लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। और अपने पेपर्स प्रॉपर्टी के दिखाएं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको एडवाइस कर सकेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके वालिद साहब के ज़माने में अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, जाहिर हो जाता और है, वो कोई मसला नहीं था। प्रॉपर्टी है, मगर जैसा इन्होंने बताया कि इनके भाई ने वो प्रॉपर्टी खरीदी शादी ठीक है, के बाद। ओके। एक और कॉलर है जो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए। थोड़ा जोर से आप बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। यहाँ से यूपी से बोल रहे हैं जी, पूछिए। तो हमारा मामला ये है कि हमारी सर्विस थी पुरानी जी, बेसिक शिक्षा परिषद में टीचर थे हम। तो वो हमारी किसी कारणवश खत्म हो गई है, अब खत्म हो गई है। उसके लिए हमने कोशिश की, अदालत में भी हमने कोशिश की, बहुत चक्कर लगाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो वो नौकरी खत्म क्यों हुई, वजह क्या थी? वो नौकरी हमारे घरेलू मामला थे। माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी, उनका करने वाला कोई ज्यादा नहीं था, घर में 2 बहनें थी, उनकी शादी हुई थी। हम उस टाइम को कितने साल से आपका मामला अदालत में पेंडिंग? हमारा मामला ये 89 के बाद से शुरू हुआ, 89 तक हमने सर्विस की। तो अभी किस कोर्ट में है आपका मैटर, किस अदालत में? अब हम घर में हैं खाली, और घर में बैठे हुए। अब आप नए सिरे से बताइए हमें क्या करना चाहिए। नहीं, मुकदमा कहाँ चल रहा है अभी आपका? आपने बताया ना कभी अदालत में चल रहा है। चल रहा था, लेकिन अब उन्होंने भी कह दिया कि आपका कुछ नहीं होने वाला, बहुत टाइम हो गया, तो हम बैठे हैं अब खामोश। नहीं तो आदेश दिया होगा ना अदालत ने कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। अदालत ने आदेश दिया, क्योंकि अदालत में जब आप कोई मुकदमा दाखिल करते हैं तो अदालत उसका निपटारा जो है अदालत के ऑर्डर के मुताबिक करती है। तो अदालत ने हमें कोई ऑर्डर नहीं दिया, बस हमें कह दिया कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, बहुत टाइम हो गया। ऐसा इस बात देखिए, ऐसा नहीं होता है मैडम। अदालतों में अदालतें अगर कहती है आपका कुछ नहीं होगा, तो वहां पर उन्होंने अपने ऑर्डर में इस बात को लिखा होगा। पहले वो ऑर्डर निकलवाइए, और अगर रिजेक्ट किया है तो किस वजह से रिजेक्ट किया, या तो आपका क्लेम बनता नहीं होगा जो मांग रही थी आप, या वो टाइम बार्ड होगा, या उसमें आपने पैरवी नहीं की होगी, इस वजह से डिसमिस हुआ होगा। कुछ न कुछ बात हुई थी, इसलिए उस आदेश को पहले निकलवा लीजिए, और निकलवाने के बाद ही उस पर सलाह देना उचित होगा। क्योंकि ऑलरेडी आप अदालत गई थी, और कोई भी मैटर में, किसी भी मुकदमे में जब आप अदालत में मुकदमा फाइट करते हैं तो अदालत उसका निस्तारण अदालती आदेश से करती है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया है। सही कहा। और हो सकता है मैं ठीक समझा पा रहा हूँ इनको, आप ज्यादा क्लैरिटी से, क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा क्लियर नहीं थी। जी जी बिल्कुल। क्या इस तरह की चीज़ें में, इन सब चीज़ों में क्या वकील साहब ऐसा हो सकता है कि बहुत पुराना केस हो, बहुत पुराना मामला हो, और बाद में जो है मतलब उसको अगर क्लेम किया जाए लोकल अदालत में, सिविल कोर्ट वगैरह में, तो क्या उसका हर्जाना मिल सकता है? क्योंकि वजूहात तो हो सकते हैं कि जॉब में नहीं जा सके, अटेंडेंस नहीं लग सकी एक लंबे मुद्दत तक, कुछ बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि साल भर अगर वो जॉब अटेंड नहीं करे और वहाँ से कुछ नाम वाम कट गया, तो बाद में अदालत के जरिए कुछ हर्जाना मिल सकता है? देखिए ऐसा होता है कि जब मान लीजिए किसी कारण से, इसीलिए हमेशा कानून में एक बात कही है कि आपके पास वैलिड और वाजिब वजह होनी चाहिए किसी बात को ना करने के पीछे। अगर कोई साल भर तक नहीं गया कहीं, तो उसके पीछे अगर उसके पास एक लॉजिकल वजह है कि क्यों नहीं गया, और वो एक्सप्लेनेशन वो अपने जहां नौकरी कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को फर्निश करते हैं, तो डिपार्टमेंट को मानना चाहिए। और नहीं मानती तो उस मामले में फिर आप कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट में कहते हैं कि पिछले 1 वर्षों से इन कारणों से आप प्रिवेंटेड रहे और इन कारणों से नहीं आ पाए, और ये लॉजिकल रीजन है, और ये बोनाफाइड जो है वो डिले है।
तो डिले कंडोन करने का भी राइट इसीलिए अदालती व्यवस्था में दिया गया। दूसरा जो है, ऐसा भी नहीं होता कि कोई व्यक्ति सालों बैठा रहे और उसके बाद अचानक से उठा और अचानक अदालत में चले जाए। उसके लिए मियाद, जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट भी होता है कि हर मुकदमे को फाइल करने के लिए एक लिमिटेशन होती है और वो लिमिटेशन लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि किस नेचर का मुकदमा होगा और किस तरह की लिमिटेशन होगी। चलिए, अच्छी बात, ये चीजें क्लियर हो गई। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर वो उस लिमिट में, उस मियाद में अगर आपने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और वैलिड रीज़न दिया है तो यकीनन आपके हक़ में फ़ैसला होगा या बेहतर चीज़ें आपके सामने में आएंगी। वकील साहब, कुछ और कॉलर हैं जो बात करना चाहते हैं आपसे। हेलो जी, हेलो। जी सर, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मैं जी, पूछिए। जी, हमारे सास का घर है, जाति घर है, अंबरपेट में घर है उनका। तो वो घर उनको 3 लड़के 3 लड़कियां थे उनको तो उसमें 2 लड़कियों का इंतकाल हो गया, 1 लड़के का इंतकाल हो गया उनका। अब उनको 2 लड़के 1 लड़की है अभी। अब हम घर की बड़ी बहू है, बड़ा बेटा है, हम लोग घर के हालात से हम लोग अलग रह रहे थे। अब वो घर में 1 लड़का साथ था, अब वो सास ससुर दोनों का इंतकाल हो गया। अब वो लड़का बोल रहे मैं अभी घर नहीं बेचता हूँ, मैं अभी जब बेचे वक्त देंगे घर का हिस्सा, बोल रहे उन्होंने। अब मेरे को 3 भी लड़कियां हैं और हमारे हस्बैंड ऑटो चलाते, उनको ज्यादा नहीं वो कर सकते उन्होंने। अब बिल्कुल हमारी हालत बिल्कुल वीक है हम लोगों की। अब हम चाह रहे हैं उसमें हिस्सा हमारे को मिलना बोल के। अब वो घर में है तो वाले नहीं बेचते बोल रहे हैं अभी। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, आपसे मशवरा लेना चाह रहे हैं। ठीक है वकील साहब। आमिर जी, एक बार आप जरा स्टूडियो बिल्कुल बताइए। इनका सिंपल वे में, वकील साहब, सिंपल वे में एक ये है कि बड़े बेटे मान लीजिए अलग रह रहे हैं, अलहदा रह रहे हैं, और छोटे बेटे जो है वो घर में रह रहे हैं। उस घर को बड़े बेटे अब बेच करके उसमें से जो उनका हिस्सा है माँ बाप के मरने के बाद वो हिस्सा लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में लीगल क्या कर सकते हैं? ये देखिए, उनका पूरा अगर पैतृक संपत्ति है, उनके वालिद से आई है, तो उनका भी उतना ही हक है जितना इनका हक। बिल्कुल। तो ये जो है वो अगर अपना ही हिस्सा बेच सकते हैं, इनका हिस्सा नहीं बेच सकते हैं। तो चाहे वो उनका अपना हिस्सा, चाहे पूरा खरीद के इन सबको शेयर दे दें या अपना हिस्सा इनको बेच दें या किसी बाहर वाले को बेच दें, ये पार्टीशन लॉ पार्टीशन के मुताबिक जो है ये डील होगा। ओके, यानी कि ये अपना हिस्सा जो है पैतृक, अपना हिस्सा ले सकते हैं, उनका हक है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि भाई राजी ना हो कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते अभी, और बेचेंगे तो बाद में बेचेंगे, हालात जब ऐसे आएंगे, तो ऐसी सूरत में क्या कर सकता है? देखिए, कानून में इसके लिए यह है कि अगर पार्टीशन का मुकदमा दाखिल होता है तो पार्टीशन के मुकदमे में उसको डिसाइड करते हैं कि किसका कितना शेयर है, और मान लीजिए 3 बहनें 3 भाई हैं तो वो इक्वल शेयर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या कोई वसीयत है तो वसीयत के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ये कहना कि अभी पैसे नहीं है हमारे पास, ये थोड़ा एक्सक्यूज नहीं है। इस पे ये एग्री कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कानूनी तौर पर उसका पार्टीशन होना ही, ठीक है, होना है। और क्या अदालतें इसमें कुछ टाइम बॉन्ड भी कर सकती हैं कि हाँ 6 महीने 4 महीने के बाद आप हाँ, ये तो अदालतें ये कर हो सकती हैं, है। अदालतों का डिस्क्रिप्शन भी अच्छी होता बात है, चीजें क्लियर हो गई और उम्मीद है कि बहन को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आपका हक है, आप ले सकते हैं। एक और कॉलर है जिनसे बात करना चाहेंगे। हेलो हेलो, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। थोड़ी मैंने बोला था जमीन आबादी दिया होता, जमीन उसका कैसे मिलकर बनती है वो? बड़े भाई, मैं माजरत चाहता हूं आपसे क्योंकि आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी जोर से बोलेंगे। मैंने बोला जो होता जमीन होता आबादी दिया, आबादी दिया, उसका कैसे मिलकर बनती है वो, निकल कैसे होता है उसका? आबादी दिया, जमीन का नाम होता आबादी दिया। आबादी? हेलो, आबादी दिया, आबादी जरा दिया 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 दिया, ओके, आबादी दिया, आबादी जह कुछ कह रहे हैं आप? दिया 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 जमीन, हाँ ओके। इस जमीन में क्या होता है? हाँ, वो जमीन होता है, मतलब वो भी सरकारी होता है, वो लोगों का होता है, लेकिन वो जब उसमें आदमी रहता है तो वो कैसे मिलकर बनती है? ओके, मतलब आबादी दे, ओके, यानी कि उसे जो है गवर्नमेंट दे देती है रहने के लिए। ये क्या है कि किसी भी आबादी की जमीन पर पट्टा कैसे हो सकता है, उसके लिए आवेदन करना पड़ता है। भारत देश में इंडिपेंडेंस के बाद कई ऐसे देश हैं, गरीब परिवार हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है,
और ऐसे पिछड़े और गरीब परिवारों के लिए राज्य सरकार जो है जमीन का पट्टा प्रदान करती है, पट्टा देती है। सरकार के बाद कई ऐसी जमीन होती है जिनकी सरकार को लगता है कि अभी कोई जरूरत नहीं है, वो जो भूमि है जिले में, अंचल में, अनुमंडल और तहसील के राज्य में और सरकार के अधीन खाली पड़ी हुई है, तो उसको देने की गरीब परिवारों की व्यवस्था है। तो जिन गरीब परिवारों के पास रहने के लिए अपनी भूमि नहीं हो, जमीन नहीं हो, उनको सरकार द्वारा आवासीय पट्टा दिया जाता है जिस पर वो घर बनाकर रह सकते हैं। उसी तरह से जिन किसानों को और भूमि की इच्छा होती है वो भी उस जमीन को पट्टा देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। यानी कुल मिलाकर ये है कि राज्य सरकार अपनी सीमा के भीतर कोई खाली ऐसी जमीन जो किसी और के कब्जे में नहीं है और सरकार के अधीन है, किसी संस्था से जुड़ी नहीं है, कोई लैंड फॉरेस्ट जमीन नहीं है जिसको आबादी जमीन कहते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अंचल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर जो पड़ी तो सरकार देख करके खास तौर से उसको पट्टा देती है। वो पट्टे का प्रावधान है, तो इसको उनको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। और थोड़ी देर के लिए, एक वक्फे के लिए हम सभी रुकेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या इस जमीन को कोई बेच सकता है जो सरकार ने दी है, क्या सरकार बाद में इसे वापस ले सकती है, और भी बहुत सारे मसाले हैं जो जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। इकबाल करता हूं आप सभी का प्रोग्राम वकील साहब में। आज हमारे दरमियान मशहूर वकील अश्वनी दुबे जी हैं और उनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हमने बहुत सारे मसाइल को छेड़ने से पहले सिर्फ आर्बिट्री के बारे में जानने की कोशिश की थी और इतने सारे मसाइल सामने आ गए। जाहिर सी बात है कि हमारे बीच में कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी पेचीदगियां हैं, कितनी सारी उलझनें हैं, इससे अंदाज़ा हो सकता है। नाज़रीन, आप भी कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल करिए और वकील साहब से अपनी उलझनों के बारे में जानिए। सबसे पहले आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से बात करेंगे, देखेंगे हमारे साथ लाइन पे कौन है। हेलो हेलो जी, नाम बताइए। मैं मोहम्मद अजीमुद्दीन बोल रहा हूँ, मधुबनी बिहार से। जी पूछिए अजीम जी, कहना है कि मेरे दादा के 2 लड़के हैं जी, जो मेरे फादर छोटे हैं, तो मेरे दादा ने अपनी नाम की जमीन मेरे वालिद साहब को अपने नामादान पत्र के सूरत में 1985 ईस्वी में कर दिए। ठीक है। इसके बाद 1972 ईस्वी में जो नया सर्वे हुआ था उसमें दोनों भाई के नाम से खतियान खुल गया है, जिसके बिना पर वो आज उनके लड़के जो हमारे चचा के लड़के हैं वो कह रहे हैं कि इसमें मेरे बाप का आधा हिस्सा बनता है। तो पुराने नंबर जितने हैं जो मेरे दादाजी ने मेरे वालिद साहब को 4 बीघा 8 कट्ठा 16 धूर जो आता है नामादान पत्र की सूरत में किए हैं, तो आज वो बता रहे हैं कि ये अवैध है। तो क्या सर? ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि चूंकि आपके दादा ने और आपके दादा के भाई ने, वो जमीन दोनों में से किसके नाम थी? जी मेरे दादा के नाम से। ठीक है वकील साहब, चूंकि ये बहुत पुराना मामला है तो जाहिर है कि आप इसका जवाब देंगे बेहतर तरीके से। देखिए क्या है कि और अगर काफी समय पहले इनके वालिद साहब के नाम पर जमीन आ गई और उसके बाद सारा नामांतरण की प्रक्रिया हो गई, जमीन के अभिलेखों में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उन सब में उनका नाम आ गया और उस पर वो काबिज होकर के वो जमीन पे खेती करते रहे या जो भी जिस मकसद के लिए जमीन थी वो करते रहे। तो क्लेम करना और क्लेम मिलना दोनों में बहुत अंतर है। मैं समझता हूँ कि इनकी पोजीशन लीगली बहुत स्ट्रांग है और लीगली स्ट्रांग होने की वजह से जो फैसला होगा वो इन्हीं के पक्ष में होगा, बशर्ते कि जो इनके दादा ने इनको इनके वालिद साहब को दिया वो अगर अवैध वो डिक्लेयर नहीं होता है तो इनका ही हक वहां पर रहेगा। ऐसा ही कानून। बिल्कुल, इसी वजह से मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो ज़मीन जो उन्होंने यानी इनके दादा ने वालिद साहब के नाम की थी वो एक्चुअली किसके नाम थी। जाहिर है कि इन्होंने खुद ही साफ किया कि वो दादा के नाम थी और बाद में क्या। सर मैं ये जानना चाहूँगा, एक बहुत ही बारीकी है ज़मीन उमीन के मामले में, क्या ऐसा होता है कि अगर 1970 में किसी को अपनी ज़मीन दे देता हूं और 1970 के बाद जो है वो कुछ सर्वे होता है सरकार का और वो सर्वे में कुछ और निकल करके सामने आता है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि फिर वो ज़मीन उसके नाम हो जाएगी? देखिए सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति खुद की अर्जित अपने नाम पर उसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है वही दे सकता है। अगर वो किसी और की प्रॉपर्टी है, किराए की भूमि है, सरकारी जमीन है और उस पर वो काबिज है तो वो किसी को दे भी देंगे तो अवैध होगा, पहला। दूसरा, मान लीजिए कि अदालती प्रक्रिया कोई चल रही है और अदालती प्रक्रिया के दौरान कोई व्यक्ति उस पर काबिज और अचानक उस व्यक्ति की मृत्यु जाती है तो उसके बच्चों के पास आता है, अदालत का फैसला बाद में आता है कि नहीं साहब ये तो जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुआ है, कायदे से तो इनका भी हिस्सा है,
तो उस हिसाब से बंटवारा होता है। हर केस की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, परंतु एक बात यह तय है कि जमीन और बाकी मामलों में अगर कागजी दस्तावेज और सही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई फेर बदल नहीं हुई है, तो वो कागजी दस्तावेज यह सब साबित करते हैं अदालती प्रक्रिया के द्वारा कि जो व्यक्ति का क्लेम है वो सही है। लेकिन अगर वो कागजी प्रक्रिया अवैध घोषित हो जाती है तो फिर जमीन अगर सरकारी है तो सरकार को चली जाएगी, अगर सरकारी नहीं है, निजी संपत्ति है, तो वो उस हिसाब से बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी से अपनी चीज़ों को समझाया। वकील साहब, बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिसमें ज़रा सी बात पर रिश्तों को तोड़ने वाली बात आ जाती है, थोड़ी बात पे जो है मतलब अदालत तक बात चली जाती है। घर के छोटे छोटे मसाइल जो बड़े हल कर सकते हैं, हो जाता है ऐसा। ऐसे जो मामले होते हैं बहुत ही मुश्किल भी होते हैं, पेचीदा भी होते हैं और हल करना भी मुश्किल होता है। आप लोगों की कोशिश कहाँ तक होती है इसे जोड़ने की? देखिए, अब सबसे पहले अभी जिस तरह से देश में नए कानून बने, उन कानूनों के मुताबिक पति पत्नी के बीच में या परिवारों के बीच में सबसे पहले जो डिस्प्यूट आता है तो उसको सबसे पहले मीडिएशन के लिए, कंसिलिएशन के लिए भेजा जाता है। तो वो जो है वहां पर जाते हैं, तो वहां पर ट्रेंड मीडिएटर्स होते हैं या कंसिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो आपस में दोनों को समझाते हैं। और ये एक अनिवार्य प्रक्रिया हो गई है, ये 100% अनिवार्य हो गई है कि इसमें किसी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में आपसी सहमति से अगर मान लीजिए विवाद का हल निकलता है तो उसके लिए जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक जाते हैं। अभी क्या होता है, मान लीजिए कि दहेज प्रथा को लेकर, दहेज को लेकर भी कोई मुकदमा दर्ज है, उससे पहले जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो पति पत्नी दोनों को बुलाता है। बुलाने के बाद मामले को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसका देखते हैं कि क्या इसको मीडिएशन से, क्या इसको बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो कोशिश करते हैं, हल हो नहीं होता है तभी जाकर के उसमें मुकदमा दर्ज होता है। सिमिलरली अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कुछ होता है, डाइवोर्स जैसे केसेस आ जाते, तो उसमें भी मीडिएटर्स के सामने भेजा जाता है या कंसिलिएशन के लिए जज खुद प्रयास करते हैं और उसके बाद उस पर निर्णय होता है। तो तमाम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, खास तौर से गरीबों को सुलभ न्याय देने के लिए, हर व्यक्ति जो सक्षम नहीं है उसको न्याय देने के लिए, और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की चाहे बात हो चाहे पारिवारिक झगड़े की बात हो, उनको मध्यस्थता के माध्यम से हल करने की कोशिश करते हैं। इसके दो बातें होती हैं कि एक तो ये मामला भी पब्लिक में नहीं आता है, तो आपस में इज्जत प्रतिष्ठा भी बनी रहती है, पार्टी टॉकिंग टर्म्स भी रहती है, और बिना अदालती प्रक्रिया को ऊपर लिए हुए, बिना उस पर अदालत पर भार दिए हुए ये इसका सेटलमेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही निर्णायक कदम है सरकार का। ठीक है वकील साहब, हम अपनी बातें करते रहेंगे। एक कॉलर है जो आपसे जानना चाहते हैं। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक, पूछिए। आ रही है तो क्या मैं कांटेक्ट करूं? पूछिए, आप सवाल पूछिए। हाँ, हेलो। हाँ वकील साहब, मैं एक बात पूछा था, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ जी। उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। एक तो एग्रीमेंट के आप पहले टीवी से दूर हो जाइए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक बिल्कुल बंद कर दीजिए, या वहां से दूर हो जाइए। टीवी की आवाज बंद करिए आप, क्योंकि आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ सुनिए, वहाँ सर कंप्लीट करता हूँ। क्या बात की वो जो हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मैं और एक बात रिपीट कर रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग वन। वो एग्रीमेंट जो था सर, वो एग्रीमेंट में वैलिड नहीं था, उसका फर्स्ट पार्टी सर्टिफिकेट नहीं था। लोअर कोर्ट उसको स्पेसिफिक परमानेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो अभी मैं उसको हाई कोर्ट में उठा सकता हूँ कि नहीं मैटर? कौन से मैटर को? कोर्ट से फैसला हुआ है तो और आपके पक्ष में हुआ है तो आप हाई कोर्ट में कैसे उठाएंगे? आपके खिलाफ हुआ है तभी आप अपील में जा सकते हैं। अपील आपका एक लीगल राइट है और उस लीगल राइट को आप जो अपीलेट कोर्ट है उस अपीलेट कोर्ट में निश्चित तौर पर ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी एक समय सीमा निर्धारित है जो लिमिटेशन एक्ट है। लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक अपील करने का भी एक समय दिया गया है, और अगर उस समय में आपने अपील नहीं किया तो आपके पास ठोस वजह होनी चाहिए कि क्यों नहीं किया, तो आप निश्चित तौर पर अपील में जा सकते हैं और वो आपका जो है वैधानिक राइट है, लीगल राइट है।
बिल्कुल, उससे पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा आप सभी से नाजरीन के जब भी आप हमसे बात करें, वकील साहब से सवाल करें तो टीवी से या तो दूर हो जाएं या म्यूट कर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ रिपीटेड हम तक आती है और आपके सवाल आसानी से सुनाई नहीं देते और समझ में नहीं आते। ज़ाहिर है कि जवाब देना मुश्किल होगा। वकील साहब, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि एड हॉक आर्बिट्रेशन और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन ये क्या होते हैं? इसका मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। देखिए, दो बातें समझिए कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्बिट्रेशन का नाम ही मतलब है कि वो सिर्फ इसलिए होगा कि आप अदालत के बाहर जो है उसको सेटल कर सकें। तो जब हम एडहॉक आर्बिट्रेशन की बात जैसे सपोजिंगली करते हैं तो ये एक टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन होगा। एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या हुआ कि जब एडमिनिस्टर होती हैं जिसमें पार्टीज अपने ओन खुद के अरेंजमेंट करती हैं सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए। तो एडहॉक एडमिनिस्ट्रेशन में इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीसी, एलसीआईए, डीआईएसी, डीआईएफसी ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस के सामने नहीं जाते, खुद से आपस में डिसाइड करते हैं। जैसे आपके और आपके किसी और व्यक्ति के बीच में आपस में डिस्प्यूट हुआ तो आपने मुझे आर्बिट्रेटर बना लिया, तो वो एडहॉक आर्बिट्रेशन के उसमें जाएगा। माने एक आर्बिट्रल मैकेनिज्म ही वो है जिसके मुताबिक पार्टीज खुद जो है इंस्टीट्यूशन के बजाय वो मामले को सेटल करती हैं तो और उस पर पालन करती है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन है वो ये है एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इंटरवीन करता है जिसमें, और आर्बिट्रेशन प्रोसेस को पूरा एडमिनिस्टर करता है। जैसे नाम से ही आ रहा है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। तो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेटर जो होते हैं उनके जो रोल होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, और वो एक्सपर्ट लोग जो रूल्स हैं उस इंस्टीट्यूशन के उसके मुताबिक उसको डिसाइड करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिंगापुर का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे आपका कैरो रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल वो हो गया, जैसे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हो गया, हांगकांग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हो गया, जापानीज कमर्शियल आर्बिट्रेशन एसोसिएशन हो गए, या और भी जो लीडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आईसीसी रूल्स को फॉलो करते हैं, जैसे स्विस रूल्स ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, तो वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, और भी मजीद बातें हम सब करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द होते हैं हाजिर। इस्तकबाल करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम वकील साहब में। आज हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं जो बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। वकील साहब, अगर मान लीजिए कि इन सब के बावजूद जो चीज़ें आपने बताई, ठीक है, आर्बिट्रेशन बहुत ही खूबसूरत चीज़ लगी हमें और नाजरीन को भी। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इन सब के बावजूद किसी को लगे कि इंसाफ नहीं हुआ है, या बाद में उसे पता चले कि अरे जो मुआहदा हुआ या जिस बात पे हमने इत्तेफाक किया वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंसाफ नहीं हुआ, तो क्या वो वापस अपील कर सकता है दोबारा? प्रोविजन उसमें ऑलरेडी है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में अपील का प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मध्यस्थता से या मध्यस्थता के द्वारा जो अवार्ड आया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कुछ खामियां रह गई, उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जो इनके पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं किया, उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बायस्ड होकर के जजमेंट दे दिया, उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसी एक पार्टी का फेवर किया, या जो सबूत हैं उन सबूतों के खिलाफ फैसला दिया, तो अपील का राइट है उसमें। और वो अपील जो है हर एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट है, देश के हर कानून में फंडामेंटल राइट है, तो अदालत में वो जा सकते हैं, तो उसकी अपील अदालत में जाएगी। निश्चित तौर पर उसमें वो जा सकते हैं अगर किसी अवार्ड से वो सहमत नहीं है या उनको लगता है कि न्याय सम्मत उसमें फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए चेन्नई से, देखेंगे हमारे साथ कौन है। हेलो 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 जी, पूछिए मैडम। हेलो हेलो, अपना सवाल जल्दी से वकील साहब के नजदीक रखें। जी 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 मैडम, पूछिए। हेलो, वकील साहब आपको सुन रहे हैं मैडम, आप सवाल पूछिए। हेलो, मेरा सवाल है जी। हमारे खादिम को 2 औरतें हैं,
हाँ, पहले और बच्चे नहीं वो मैं देख रहे। मैं एक अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में टीचर थी, लेकिन मैं रिटायर हो जाने के बाद में मेरे फादर क्या करे, एक जगह एक जमीन की थोड़ी थी नहीं, वो जमीन है बेसिकली 5,000 में आपकी 2 में ली थी। तो वो जमीन भी निकाले को दुका को घरामंदिर के लोगों निकाले को थे, और उसके बाद में उन लोग गुजर गए थी। मेरे को मालूम चला नहीं वो जमीन अब जगन रेड्डी साहब को 9 करोड़ को बिकाई। यानी जमीन आपने खरीदी थी? जी हाँ, मैं खरीदी थी, मेरे नाम से तो ये था। ठीक तो है। मैं बुढ़े जो बोले अच्छा उनको लिखो, मैं जाल को हम नहीं को मैं बच्ची की शादी करने आ गई। उसके बाद मैंने फाइल लगे बिगड़ को मर गई। बचने के बाद में सौतन का जमीन क्या करेगा, तो वो जगन सर को दिखा रहे है 9 करोड़ की बिकाई जमीन है। तो वो जमीन पे कब्जा आपका है? जी मेरा था, लेकिन ना मेरे हाथ से लिखा दिए थे उन्होंने मेरे पर में से। क्या माफी चाहता हूँ, बीच में एक सवाल है, क्या आपके शौहर ने वो जमीन अपने दूसरी बीवी के नाम किया था? नहीं, मेरे नाम से था, लेकिन अब अपने नाम से कर दिए थे। मैं बिका डालने के बाद में तुम ना को ये करो वो आप बिका डालने की वो पैसा भी कहीं क्या है कि मेरे को तो मालूम नहीं, लेकिन ये ब्रोकर को पकड़ को मेरे पास भेजे थे। वो बुरा तरह आपको पूरा पछाड़ को चले गए, लेकिन पकड़ा मेरे पास नहीं, पकड़ के उनके पास थे तो दी, लेकिन 9 करोड़ को ली मेरे को खुद के लिए नहीं, क्या ये नहीं सकती ऐसा वैसा बोल खुद दिया। अब दूसरा है कि उधर में से आनंदपुर में जो नवा बस स्टैंड पड़ा है, उधर में 12 सेंट जगह 4-4 सेंट को 3 से मेरे अम्मा क्या करेगा, तो बड़ी बेटी के नाम से एक, छोटी बेटी के नाम से एक, नवासी के नाम से एक, 3 लाख 4-4 सेंट के दो गए थे। तो वो है ना आनंदपुर में से बड़े फखरुद्दीन साहब पर गई, उनके पोतरे को क्या करेगा, तो 12 लाख को बिकाएगी। ठीक है। आपकी मुकम्मल जो आपके क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से 2 हैं। पहले क्वेश्चंस का जवाब मैं वकील साहब से चाहूंगा, क्योंकि दूसरे प्रश्न जरूर आमिर भाई प्रश्न दोहराइएगा, क्योंकि जरूर प्रश्न उनका बहुत ही दिक्कतों से हमने भी जो है सवाल को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। पहला सवाल इन्होंने ये किया है कि वकील साहब की इन्होंने अपने शौहर की ज़िंदगी में, अब इनके शौहर नहीं है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इनके नाम कोई ज़मीन की थी या इन्होंने खुद से ख़रीदी थी, जो भी हो सूरत हाल जो भी हो। अब बाद में उन्होंने दूसरी शादी की, लेकिन जो दूसरी शादी यानी दूसरी बीवी है वो ज़मीन पे कब्ज़ा की हुई है, लेकिन ज़मीन इनके नाम है। तो इनके बारे में ये जानना चाहती हैं कि क्या अब उस ज़मीन को हम अपने नाम कैसे करें या उस पर कब्ज़ा कैसे करें? नाम पर तो इनका ही है। अब ये पोजेशन का मामला है जी। एक व्यक्ति अनऑथराइज्ड पोजेशन में आ गया, तो उसके लिए रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा फाइल कर दें लोकल कोर्ट में, और लोकल कोर्ट में जैसे ही रिकवरी ऑफ पोजेशन का ये दावा फाइल करेंगी तो इनके पक्ष में देखने के बाद, क्योंकि कागजात जैसा बताया, चाहे शौहर ने इनके नाम पर किया हो चाहे इन्होंने खुद भी खरीदे, तो मालिक तो यही रही जी। कब्जा भले किसी का हुआ, वो कब्जा अवैध हुआ, लेकिन अगर वो कब्जा किसी एग्रीमेंट के तहत दिया गया, चाहे इनके द्वारा चाहे इनके शौहर के द्वारा, तो वो एक बड़ा विषय आ सकता है, तो जिसमें इनको प्रूफ करना पड़ेगा। परंतु अगर ये जमीन की मालकिन है, तो ये अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा किए जो है, उसमें रिकवरी ऑफ पोजेशन का मुकदमा कर सकती है। ठीक है वकील साहब, इससे रिलेटेड कुछ और भी बारीकियां हैं जो जानना चाहूंगा मैं, लेकिन एक और कॉलर हैं आसाम से जो बात करना चाहते हैं आपसे। हेलो जी, थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक जी। आप हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए जी। हम आसाम से बात कर रहा हूँ जी। पूछिए, सवाल पूछिए, वकील साहब सुन रहे हैं आपको जी 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 जी। हेलो जी, पूछिए, आपकी आवाज वकील साहब तक जा रही है। हम आसाम से बात कर रहा हूँ जी। पूछिए, सवाल पूछिए। अच्छा, जो जब
15 साल 2015 में हम प्रमोशन का केस हाईकोर्ट में किया है। ये फाइव टाइम हमारा ये तारीख आया है। 10, 18, 10, 12, 18 उसके बाद और कोई हियरिंग नहीं आता है। तो वकील साहब को पूछा है, वकील साहब बोलता है वो आज आ जाएगा, वो सामने मार्क्स आ जाएगा, वो 1 साल में आ जाएगा। हाईकोर्ट ऐसा होता है, ऐसा होता है। और हाईकोर्ट का दूसरा वकील का पास हम बात किया है, वो बोला है तुम नो ऑब्जेक्शन ले लो, हम तुम्हारा केस ले आऊंगा। वो ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन नहीं देता है, हमको ऐसे ऐसे ये बोलता है। मैं क्या करूँ थोड़ा बताइए ना डिटेल्स। ओके, मैं एक सवाल जानना चाहूंगा भाई आपसे कि आपका कोई केस है जो हाईकोर्ट में चल रहा है? ठीक है, तो ये केस आगे बढ़ नहीं पा रहा है या कुछ इसके बारे में डेट नहीं मिल पा रहा है आपको? डेट नहीं मिल रहा है। पहले 5 बार आया है, ये 2015 में केस जो आया हाईकोर्ट में। जी देखिए, ये मैं आमिर भाई मैं प्रश्न समझ गया। जी पूछिए, बताइए। आमिर भाई, मैं इनका प्रश्न समझ गया। जी बताइए। देखिए, इन्होंने एक मुकदमा फाइल किया जिसमें 10/12/2018 के बाद कोई डेट नहीं लगी, वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है। अब ये वकील साहब से अपने जाते होंगे बात करें तो वकील साहब कहते होंगे कि हाईकोर्ट में इस तरह समय लगता है क्योंकि 19 से लेकर 22 तक अगर देखें, जनवरी फरवरी तक तो कोविड का ही प्रकोप रहा, तो 2 साल तक तो प्रक्रिया कुल मिला करके शिथिल ही रही। तो वकील साहब कहते हैं उसमें डेट होती है, प्रक्रिया में आता है, समय लगता है अदालतों में मुकदमे पेंडिंग होते हैं, लेकिन वो कई बार इससे नहीं लग पाते हैं कि समय के अभाव के कारण या उस साल का मुकदमा उस समय तक हियरिंग में नहीं आता है। वो डिपेंड करता है कैसा एक मुकदमे का केस है। अब ये इनके एक समस्या तो ये हो गई कि इनका मुकदमा लग नहीं रहा है और इनके वकील साहब ने कहा कि आप समय लगता है हाईकोर्ट में। दूसरी इनकी समस्या, दूसरे वकील साहब से पूछा इन्होंने तो वकील ने कहा कि भाई मैं आपके मुकदमे की पैरवी तभी कर सकता हूं जब पहले वकील साहब से आप एनओसी लेकर के आ जाइए, केस में मैं वकील बनूंगा। तो अब वो ये एनओसी के लिए जाते हैं तो पहले वाले वकील साहब एनओसी नहीं देते। तो उसका सिंपल सा तरीका, अगर ये एनओसी नहीं दे रहे हैं तो एक एप्लीकेशन उसी हाईकोर्ट में लगा दें डिस्चार्ज ऑफ एडवोकेट, तो इनको कोर्ट जो है डिस्चार्ज कर देगी पुराने वकील साहब को, नया वकील साहब उसमें एंगेज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान जुमलों में आपने बता दिया कि अगर आपको उस वकील से नहीं केस को आगे बढ़ाना है तो जाहिर है कि उसे आप हटा भी सकते हैं, दूसरे वकील को उसकी जगह रख सकते हैं जिस पे आपका भरोसा हो या आपको लगे कि इसके ज़रिए बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा कि केस की नौयत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो मामला है वो किस तरीके से चल रहा है। वकील साहब, इससे पहले जो एक बहन ने सवाल किया था वो मैं उसमें कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ बारीकी। जैसे ज़मीन का मसला है और किसी मतलब वाइफ का जो है, वाइफ के ऊपर जो है मतलब इस तरह की चीज़ें हैं, क्या शौहर जो है उसकी ज़िंदगी में उस ज़मीन को किसी के नाम कर सकता है? देखिए, वाइफ की जमीन तो शौहर नहीं कर सकता। अगर वो वाइफ की जमीन है तो ये सिर्फ और सिर्फ उस पर हक रहेगा तो उस महिला का ही रहेगा जो उसकी ओनर है। लेकिन वो शौहर की जमीन है तो वो शौहर ने अगर अपने वालिद से लिया है तो शौहर के भाई भी होंगे, उनका भी हक होगा। नहीं होंगे तो अगर वो संपत्ति तो उससे उनकी पत्नी से जो बच्चे होंगे उनका हक होगा। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं, किस तरह की सिचुएशन है, क्या फैक्ट्स हैं। इसलिए जरूरी होगा कि हर फैक्ट को उस तरीके से समझें कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक क्लैरिटी हो कि वो जमीन किसकी है, नाम पर किसके है, कौन उसका जमीन है या वो घर है, उस पर हिस्सा उसका किराएदारी कौन ले रहा है, किराए पर दिया नहीं, रह कौन रहा है, ये बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि जो फैमिली प्रॉपर्टी होती है, फैमिली प्रॉपर्टी में सबका हक होता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वो देखना पड़ता है उस परिस्थिति के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कि वो किसकी जमीन है, किसके पास और किसके पास कागजात है। चलिए, अच्छी बात है।
और इसके लिए जो है आप कोर्ट जाइए बहन, और आपका जो भी मसला है उससे ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि अगर आपके नाम वो ज़मीन है तो। लेकिन एक गुजारिश ये ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भी आपके मसाइल हैं, चाहे वो आपकी भी उसमें गलती हो, उस बारीकी को भी अपने वकील के सामने रखिए, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि हमारी गलती अगर सामने नहीं आए या हम नहीं बताएं, हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आए, तो वो शायद वो चीज़ें नहीं हो पाती और मसाइल खड़े होते हैं। वकील साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा बहुत ही बारीकी से कि जो आर्बिट्रेशन के बारे में हमने बात की थी, क्या इसमें शवाहिद, दलाइल, गवाह, इसकी कितनी जरूरत पड़ती है और इसके लिए जो है क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, कैसे जो है वो अप्रोच कर सकता है आप लोगों तक इसके लिए? वो डिपेंड करता है आमिर भाई कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो किस तरीके से उसको मॉडरेट करना चाहते हैं। अगर लिटरली हम पूछें, जैसे अदालती प्रक्रिया में एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, एविडेंस चलता है, वैसा वहां नहीं होता। लेकिन ऐसा लगता है आर्बिट्रेटर को कि किसी मामले में किसी प्रश्न के उत्तर के लिए गवाही होना जरूरी है, किसी प्रश्न के उत्तर के लिए एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने हिसाब से रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, और अगर बिना किए कागजों के बेसिस पर फैसला हो सकता है तो कागजों के क्लेम फाइल हो जाएगा, उसका जवाब आ जाएगा, रीजॉइंडर फाइल हो जाएगा, उस पर आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन कोई एविडेंस, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रहता है जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है, तो उसको प्रूफ करने के लिए भी नोटिस हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अलग अलग चीज़ों को खूबसूरती से आपने हमें बताया और नाजरीन को समझाया। यकीनन सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी, और ये बात भी हकीकत है कि आपके सभी सवाल हम वकील साहब तक पहुंचा नहीं पाए, इस वजह से शायद आपकी बात हुई नहीं। लेकिन अगले हफ्ते फिर ये मौका मिलेगा, वकील साहब हमारे दरमियान होंगे और आपके मसाइल का हल करेंगे। वकील साहब, बहुत शुक्रिया आज के लिए, बहुत ही खूबसूरती से इस प्रोग्राम को आपने जीनत बख्शी। बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। नाज़रीन, चीज़ों को समझना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, उसका हल तलाश करना, मसाइल को ढूंढना और उस कड़ी को ढूंढना जहाँ पे अटका हुआ है, वो जहाँ पे रुका हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वकील साहब करने की कोशिश करते हैं। और आपको लीगली जो भी सपोर्ट हो सकता है, आपके मसाइल की बारीकियों को जो भी हो सकता है वो समझाने की कोशिश करते हैं। अगले हफ्ते कोशिश ये करेंगे कि बात करें कि जिनके पास कोई गवाह ना हो, सबूत ना हो, दलाइल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हक पे वही हो, तो क्या उसके साथ क्या होगा या इस तरह के केसेस में क्या होते होंगे, हम वकील साहब से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज वक्त हमें इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने की, इसलिए हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे आप सभी से। आदाब।